जब खान साहब का पहला केस आया, खान साहब से लंदन अपार्टमेंट की मनी ट्रेल मांगी गई तो 4 मरहलों पर खान साहब ने वो जमा कराई और तब खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। यानी कैसे खरीदा, खान साहब ने वापस कर्ज कैसे अदा किया, खान साहब ने अपना लंदन का फ्लैट कैसे बेचा और खान साहब ने जो है उस फ्लैट को खरीदा किन पैसों से था। अब जो इसको दोबारा से जो टाइम दे दिया गया है, मैं समझता हूँ केस का आज का ऑर्डर है, असल में वो ऑर्डर देखना होता है कि ऑब्जर्वेशंस तो काफी होती है। ये ज़हन में रखिए कि इस बेंच में 5 जजेस बैठे हैं। आसिफ अली जिन्होंने 25 रन बनाए थे, आपको याद होगा 4 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, वो मुकम्मल तौर से नाकाम है। उनको कल नहीं खिलाया के मैच में, अब आज उनको खिलाते हैं। खुशदिल शाह मुकम्मल तौर से नाकाम है। इफ्तिखार अहमद 20-25 रन करते हैं लेकिन टीम का स्कोर आगे नहीं बढ़ाते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक बड़ा दिन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मामला, जहां पर चेयरमैन PTI इमरान खान आज पेश हुए। केस की समाअत के आगाज़ में ही इमरान खान ने इजाज़त तलब की और उसके बाद उन्होंने मुआफ़ी के हवाले से और वजाहत भी ये कर दी कि मैं वो खातून जज से भी मुआफ़ी मांगते हैं, उनके पास जाकर भी वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है मैंने और मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था। तो अब जो फौरी तौर पर फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला था वो नहीं की गई है और इस बयान को जो इमरान खान की जानिब से माफ़ी के लिए किया गया है उसको भी अदालत की जानिब से सराहा गया है। 3 अक्टूबर तक के लिए समाअत मुलतवी हो गई। अब देखना यह है कि क्या होगा। 3 अक्टूबर को हलफनामा जमा होगा। माजी में जो मामलात थे, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हैं, क्या उनको देखा जाएगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने वाले भी तौहीन अदालत के मामलात वो होंगे। मद्देनज़र इस केस के कानूनी लिहाज से भी मामलात जानने की कोशिश करेंगे और इसका सियासी इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव होगा, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है आलिया हमजा मलिक साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा आपके वक्त का भी। और हमें ज्वाइन करेंगे अमीर अब्बास साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार हैं। और हमें जो कानूनी राय है वो भी हम लेंगे जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा से, वो भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी। तो मैं पहले आरिफ चौधरी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। कानूनी मामले के हवाले से इमरान खान साहब का माफ़ी मांग ली है उन्होंने और बड़ी तवील और उसको सराहा भी गया, लेकिन बहरहाल अभी 3 अक्टूबर है, तो क्या अब आप इस केस को देख रहे हैं कानूनी तौर पर हलफनामा जमा हो जाएगा तो फ़र्द जुर्म और इन चीज़ों से बच सकते हैं अब इमरान खान साहब? बहुत शुक्रिया मुदस्सर इकबाल साहब। मामला ये है कि पहले दिन से इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ सामने आया इस मामले में वो ये था कि मैं नादिम हूँ अपनी गुफ्तगू से पे, और मुझे जो बात की मैं उसके लिए शर्मसार हूँ और मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये आज पहली दफ़ा नहीं कहा, उन्होंने पहले भी कहा था और पिछली दफ़ा अगर मौका दे दिया जाता तो ये मामले की ये जो कार्रवाई थी उससे नहीं ही ड्रॉप हो सकती थी। बुनियादी तौर पर ये मामला तौहीन अदालत का जो है ये कोर्ट और कंटेमनर के दरमियान होता है, तो उस मामले में कोई बाकी तीसरा फरीक जो है वो अगर आके कोशिश करे कि जी मैं इससे कोई सियासी फ़ायदा उठाऊं, तो वो ना अदालत उस चीज़ को फ़ायदा देने की कोशिश करती है और ना ही उसे सराहा जाता है। और बल्कि इस मामले में तो देखें जो अदालत के मुआविनीन हैं उनका मौक़िफ़ पहले दिन से ये आ गया था और वो क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट हैं तो उनके गैर जानबदाराना उनकी राय होती है और उन्होंने ये पहले दिन ही बड़ी फसाद के साथ, बड़ी सराहत के साथ ये बात बयान कर दी थी कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, कोर्ट को बहुत खुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए, दरियादिली का मुजाहरा करना चाहिए और इस मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए और मामला आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि चूँकि जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन हैं उनके पास उन्हें मैदान में शिकस्त देने की कोई सूरत उन्हें नज़र नहीं आती, तो वो इस तरह दे आर ट्राइंग टू स्नीक इन, वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अदालत के साथ लड़ाई हो जाए, अदालत के साथ महाजराई हो जाए, कहीं
इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो जाए, तो वो अपना काम इस तरह निकालना चाहते हैं कि जिससे वो फायदा उठाएं और वो इमरान खान को मैदान में उतरने से पहले ही फारिग कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा वाइजली हैंडल किया हामिद खान साहब ने भी, और उनके जो वकला थे उन्होंने बड़ा प्रॉपर्ली जवाब भी बड़ा सही दाखिल किया, और आज भी उनका जो अंदाज था वो बड़ा सही था, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम अगर अदालतों की इज्जत नहीं करेंगे तो सिस्टम चल नहीं सकता। ये बड़ा ज़रूरी है कि अदालतों की इज्जत एहतराम जो है वो सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, इमरान खान साहब ने अदालत से माफ़ी मांग ली है, मामला अदालत का जैसे आरिफ साहब कह रहे थे और खान साहब के दरमियान था, लेकिन अब जो आपके खिलाफ कैंपेन हो रही है, यानी कि खान साहब आपकी पार्टी, और कह रहे हैं कि खान साहब यू टर्न भी लेते हैं, खान साहब डर भी गए हैं, और खान साहब ने अब जब देखा है कि कोई आया नहीं तो फिर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि खान साहब जो है वो बड़े एग्रेसिवली अपनी कैंपेन कर रहे थे, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं ये तो माफ़िया मांगते फिर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगी खान साहब वो वाहिद शख्स हैं जिनकी 26 साल जो जिद्दोजहद है ना, वो थी ही कानून की बालादस्ती के लिए, इदारों की तौकीर के लिए और इदारों के एहतराम के लिए। और उनके मुकाबले में वो जो खड़े हैं ना, वो लोग हैं जो करप्शन को जुर्म ही नहीं समझते, दबा के करप्शन करते हैं, और उसके बाद जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है ना, तो वो NRO 2 लेने के लिए आकर इक़्तिदार में बैठ जाते हैं और कानून को, आइन को और पार्लियामेंट को अपने मकसद के लिए ट्विस्ट करके जिस तरह से नैब की तरमीम ली है, और अब जिस तरह से 150 केसेस के अंदर कोई तकरीबन 700 अरब की करप्शन के केसेस उन्होंने माफ़ करा लिए, तो दो लोगों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। और जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मतलब उनके यू टर्न्स के ऊपर अगर मैं आऊं तो फिर तो छोड़ ही दें कि वहां पर क्या होता है। एक दफ़ा अदालतें जब उनके हक में फैसला देती हैं तो वो अदालतें अच्छी हो जाती हैं, नहीं तो वही जजेस जो होते हैं वो बुक्स से भरे हुए जजेस हो जाते हैं। इसी तरह से जब अदालतें हमारे अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद जो है वहाँ का मसला हो और अदालत उनके हक में फैसला दे तो वही जजेस अच्छे हो जाते हैं, जबकि उसके बाद जब उनके हक में ये पंजाब असेंबली का फैसला ना आए तो वो उन्हीं जजेस को फिक्स जजेस या फिक्स बेंच कह देते हैं। इसी तरह से बाकी इदारों में भी ऐसे ही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उनके यू टर्न्स, उनके इदारों पे अटैक उनकी मर्जी से होते हैं, कभी वो मज़ाहमत करते हैं, कभी वो मफाहमत करते हैं, कभी वो गले पकड़ते हैं और कभी वो पैर पकड़ते हैं या वो चेरी ब्लॉसम करते हैं। इसलिए उनकी बातों पर तो मैं आऊँगी नहीं। वैसे भी खबरें अभी आ रही हैं कि जाती उम्रा से धुआं उठता नज़र आ रहा है, कुछ बिलावल हाउस से भी चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है, और वज़ीर आज़म हाउस में तो मैंने सुना है बाकायदा मातम शुरू हो गए खान साहब की माफ़ी के बाद। तो खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली एक बात बता दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान साहब की जो जंग है वो अदालतों के साथ तो है ही नहीं, अदलिया के साथ तो है ही नहीं, इदारों के साथ तो है ही नहीं, वो तो इस माफिया के खिलाफ है, वो तो इस माफिया के खिलाफ है जिन्हें लाकर इक्तदार में मुसल्लत किया है। और अब उस इक्तदार को बचाने के लिए वो खान साहब पे तौहीन अदालत भी लगाना चाहते हैं, तौहीन मजहब भी लगाना चाहते हैं, तौहीन IMF भी लगाना चाहते हैं। तो सबसे बढ़ के तो तौहीन उन पर लगेगी जो तौहीन अवाम कर रहे हैं, जो तौहीन पाकिस्तान कर रहे हैं, जो तौहीन आइन और कानून कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बता दूंगी, रोना है उनका काम, रोते ही रहेंगे। पहले इक्तदार से बाहर रह के रोते थे, अब इक्तदार में रहने के लिए रो रहे हैं, तो वो रोते ही रहेंगे। और हम ऐसे ही, वो खान साहब कहते थे ना, मैं इनको रुलाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो ये रोते रहेंगे और इनको तकलीफ पहुंचती रहेगी, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है इन लोगों से है जो नहायत ही कम ज़र्फ लोग हैं, वो उन लोगों से है जो मुकदमे भी ऐसे बनाते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। लेकिन बहरहाल ये मुकदमे बन गए। राजा नासिर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ, राजा आमिर अब्बास साहब, सॉरी माजरत है, राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। अगर माफ़ी मांग ली जाए इस मामले में और अदालत में जो आज कंडक्ट हुआ सारा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये केस आगे चलेगा या फिर 3 अक्टूबर है ये केस भी सदाद दहशत गर्दी वाले मामले की तरह ख़त्म हो सकता है? इस केस में अभी कुछ बाकी आप देख रहे हैं सर? देखिए, केस यकीनी तौर पे अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं रिग्रेट करता हूं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। आज उन्होंने कहा कि मैं उस खातून जज साहबा के पास माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। तो उन्होंने, जो कोर्ट ने इंटेंशन देखनी होती है वो तो बड़ी वाज़ेह है
कि जनाब कि ये बिल्कुल तैयार हैं और ये बिल्कुल जो इन्होंने कुछ कहा था वो कहीं से भी इनकी नीयत कॉन्टेम्प्ट की नहीं थी। अब जो इसको दोबारा से जो टाइम दे दिया गया है, मैं समझता हूँ कि जो इस केस का आज का ऑर्डर है, असल में वो ऑर्डर देखना होता है कि ऑब्जर्वेशंस तो काफी होती है। ये ध्यान में रखिए कि इस बेंच में 5 जजेस बैठे हैं और ये तमाम जजेस फ्री हैं अपने हिसाब से फैसला देने के लिए और सबकी एक जैसी हैसियत होती है और 5 जजों ने फैसला करना है और फैसला करना है जैसा कि आज अदालत ने कहा कि जी हम फिर फैसला करेंगे एफिडेविट को देख के। एफिडेविट में मतलब इमरान खान साहब जो अल्फाज कह चुके हैं आज वही दोबारा दोहराते हैं, तो क्या उन 5 जजेस के लिए काबिल कबूल है? अच्छा राजा साहब, लेकिन एक चीज़ बार बार ये हो रही है कि जनाब माफ़ी तो दानियाल साहब ने, तलाल साहब ने और निहाल साहब ने भी मांगी थी, लेकिन बहरहाल उन पर जो है मामलात सज़ा के हो गए थे, फिर उनके पाबंदी का हो गया। तो एक तरफ वो भी तो माफ़ी थी, उसको इस केस के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है। ये केस और वो चीज़ें अलग हैं क्या? देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए कि जो कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हमेशा अदालत और कंटेम्नर के दरमियान होती है कि वो जिस अंदाज में चाहे वो इसको डील कर सकते हैं। और उस वक्त अदालत और कंटेम्नर के दरमियान जो बातचीत थी, जिस किस्म की उन्होंने कॉन्टेम्प्ट की थी, वो कॉन्टेम्प्ट ऐसी थी कि उनके बच्चों तक वो पहुंच चुके थे और उसके बाद उसकी स्टेज जो आई थी वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद की स्टेज थी। एंड नंबर 2, मैं समझता हूं कि अभी भी ये केस खत्म नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने माफी मांगी है, अब क्या अदालत इस चीज पे इंसिस्ट करेगी कि आप लफ्ज अनकंडीशनल अपॉलॉजी का लिखें? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जी क्या सिर्फ अल्फाज के चुनाव पे माफी दी जाएगी या माफी दी जाएगी एक शख्स जो कि पहले दिन से बता रहा है कि जी मैं तो कॉन्टेम्प्ट करना ही नहीं चाह रहा था, मेरी तो कोई ऐसा इरादा भी नहीं, ना मैं कभी सोच सकता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं रोस्ट्रम पे आके भी कहता हूँ कि जी मैंने गलती की है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल टेक्निकल अंदाज में ले जाया गया तो फिर देखते हैं कि जी अब खान साहब का एफिडेविट में कौन से अल्फाज आते हैं और आज की ऑर्डर शीट अगेन आई वुड रिपीट कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि उसमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अमीर अब्बास साहब हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब की आज के माफ़ी और जिस तरह से उन्होंने पूरा बयान दिया है और एक जानिब खान साहब की तहरीक जो है वो अब उसका भी कल से वो बाकायदा तौर पर हफ्ते से उसका भी आगाज़ करने जा रहे हैं, एक बड़े डेमोन्स्ट्रेशन पूरे मुल्क में। तो आप समझते हैं नेगेटिव असर होगा आज के इस माफ़ीनामे का या इसको पॉजिटिवली लिया जाएगा इमरान खान साहब के फॉलोअर्स की जानिब? मैं समझता हूँ सिर्फ पॉजिटिवली नहीं मुदस्सर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब की और मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी दफ़ा उनको रिलीफ मिला है और अब ये उनका भी एक इम्तिहान शुरू हो चुका है कि उनको और मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए। पहले जो कुछ इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस ने उन दफ़ात को ख़त्म किया और अब फ़र्द जुर्म का ख़ात्मा। सो अगर इमरान खान साहब को फंसाना मकसूद होता या अगर इमरान खान साहब को टेक्निकली नॉकआउट करना होता तो ये दोनों केसेस बड़े आइडियल केसेस थे। माजी में हमारे सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल है और भी कई मिसालें मौजूद हैं जहाँ अदालतों ने किसी की हिमा पर या जब तय कर लिया जाता था कि किसी पॉपुलर लीडर को क्रश करना है, एलिमिनेट करना है, तो किसी एक मामूली से मुकदमे में हमारे नौजवान तो नहीं जानते होंगे लेकिन 90s 80s में तो सियासतदानों के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा, मीटर चोरी का मुकदमा, बिजली चोरी का मुकदमा, इस किस्म के कमज़ोर मुकदमात के अंदर भी सियासतदानों को इलेक्शन से बाहर किया जाता रहा है। सो ये दोनों केसेस अगर इस्तेमाल किए जाना मकसूद होता तो ये खान साहब को इसमें किया जा सकता था, लेकिन उनको एक रिलीफ मिला आज। फिर अब ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जब जोश खिताबत में आके बाज़-औक़ात कुछ ऐसे अल्फाज इदारों के बारे में कह जाते हैं कि फिर बाद में उनको उनकी सारी पार्टी को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल पे एनर्जीज लगाने के बजाय उसके दिफा में एनर्जीज लगाना पड़ जाती है। और इमरान खान साहब के भी जो वो स्टार्स हैं वो क्रेडिट में जाने के बजाय बाज़-औक़ात कम होना शुरू हो जाते हैं। जो आज उन्होंने ये जुमला बोला
जिस जुमले ने दरअसल सारा जो पांसा पलटा वो ये था कि अगर अदालत कहे तो मैं खुद जज साहबा के पास चलकर जाने को तैयार हूं और मैं उनसे माजरत करूंगा। सो जब यूं कह दे अगर अदालत के सामने खड़ा हुआ शख्स, तो उसके बाद फिर अदालत के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं रहता कि वो दरगुजर करे, और जो अदालत का एक जेस्चर होता है रहम का, दरगुजर करने का, उसको इख्तियार ना करे। तो ये तकरीबन अब हमें तो लग रहा है ऐसे कि ये शायद 3 अक्टूबर को एक रस्मी कार्रवाई होगी, वो अपना बयान अल्फी जमा करवाएंगे, और आज अदालत इशारा तो दे चुकी है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई पे फर्द जुर्म आगे प्रोसीड नहीं करेगी। सही, तो ये अब इमरान खान साहब के लिए आप कह रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी होगी, और दूसरा इमरान खान साहब के लिए भी अब मामला अल्फाज का चुनाव शायद ज़्यादा एहतियात वाला होगा, वो भी आप जिक्र करें। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा मौजूद हैं, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की आरा ले रहे हैं। जस्टिस साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त इमरान खान साहब पे एक केस, दूसरा केस, लेकिन ये तौहीन अदालत में आज इमरान खान साहब का अदालत के सामने जो कंडक्ट था, फिर अदालत ने जो अहकामात और दिए, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? मैं समझती हूँ कि कितनी दफा तो पेश हुए हैं, और आज पर जुर्म जो लगना था वो उन पे नहीं लगाया, और इसलिए उन्होंने ये करवाया जैसे आपने अभी बताया कि अगर अदालत समझे तो मैं जाके ज़ेबा से खुद ये बता सकता हूँ मेरे संजीवनी का अंदाजा नुकसान नहीं पहुँचा है। ये बात उन्होंने मुझे जो टेलीविजन से समझ आई, मैंने थोड़ा सा ही देखा। अब असल में अदालत चाहती है बयान हकी में ये सही तौर पे अंदाजा लगता है कि इमरान खान ने वाकई माफी मांगी है। मुझे तो नहीं समझ आई कि उनका कोई माफी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है या उन्होंने अदालत की रहमो करम जी। नासरा जावेद इकबाल साहिबा से हम रुकते हैं दोबारा, क्योंकि इनकी आवाज़ डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। खान साहब ने बाकायदा तौर पर माफ़ी के लिए वो कहा, और आइंदा के लिए भी कहा कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा सर, मामला जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो कंटेम्परर के दरमियान, अदालत के दरमियान है, फिर ये एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, फिर ये पूरी जो एक चीज़ें चल रही थी वो भी इस चीज़ का हिस्सा थे, या वो अलग से मामलात हैं कि किसी तरह से खान साहब को सजा हो जाए? मैं आपको ये बताऊं कि ये वाकई मामला कोर्ट और कंटेम्परर के दरमियान होता है, और जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो करते हैं कोर्ट की मुआवनत के लिए होते हैं। सही, वो किसी पार्टी के, क्योंकि एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग नहीं है। एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स वो होती हैं जिसमें दो पार्टियां आमने सामने होती हैं, और जज जो है वो उसका रोल रेफरी का होता है, जज ने फैसला करना होता है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसी प्रोसीडिंग है जो कोर्ट और एक ऐसे शख्स के दरमियान है जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने तौहीन अदालत की है। इसमें उनका अगर आम हालात होते, या जिस तरह किसी ज़माने में होता था कि अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जो थे वो रियासत के नुमाइंदों के तौर पर आकर उन्होंने क्लियरली वही स्टांस लेनी थी जो स्टांस ली है मखदूम अली खान साहब ने और हमारे दूसरे मुनीर मलिक साहब ने, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली, ना वो किसी पोलिटिकल पार्टी से उनका तल्लक नहीं है, दे आर फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने उन्हें अपनी मामलत के लिए बुलाया और उन्होंने बिला लोमत लाइम अनइक्विवोकली बड़े ही अला वजह बसीरत ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और कहा कोर्ट से कि इस मामले को जाने दीजिए, और बाकी वजाहत तो आप सब ने सुनी है पिछली दफ़ा जो भी हुई। तो इस मामले में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कोर्ट को इसलिए जो कह रहे हैं ना कि अभी पता नहीं क्या होगा, मेरे ज़हन में तो ये है कि बिल्कुल जो कुछ होना था हो गया। उसकी वजह ये है कि जब एक बेसिकली जो मामला है वो है जज ज़ेबा साहिबा का, जिनके बारे में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो एग्रीव पार्टी तो वो हैं। कोर्ट ने तो अपनी एक बात, अपनी मातहत अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सुनो वोटो प्रोसीडिंग्स की है। तो जब उनके बारे में ये कह दिया गया कि मैं उनके पास भी जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो इससे ज़्यादा अनकंडीशनल माफ़ी और क्या हो सकती है? क्योंकि ये बराह रास्त वो मामला नहीं है जिसे कहा जा रहा है कि जी तलाल चौधरी का मामला और दानियाल का मामला, उन्होंने बराह रास्त तौहीन की थी कोर्ट की, और तौहीन भी इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल किए, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और उस पर फिर आखिर में आके जैसे राय साहब ने कहा कि फर्ज जुर्म लगने के बाद वो उन्होंने माफ़ी मांगी थी।
इस मामले को उनके साथ मिलाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि चूंकि वो अपने सारे एक्सेस जो है वो ग्राइंड करना चाहते हैं इन्हीं अदारों के जरिए, वरना तो ये बात ऐसी थी नहीं है। और अदालतें भी बेसिकली उसी मामले में ज्यादा शद्दोबद के साथ एक्शन लेती है जहां किसी शख्स को एक हुक्म दिया जाए और वो उसकी नाफरमानी करे। आम हालात में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये इस मुल्क में एक बात मैं आपको अर्ज करूं, इस मुल्क में वजीर कानून जो हमारा मुंतखब नुमाइंदा था वो उसके नजदीक क्राइम ना हो करप्शन और सिर्फ क्राइम हो 500 ग्राम चर्स की सजा, यानी 10 ग्राम चर्स की सजा 5 साल मिनिमम कर दी जाए और अरबों रुपए लूटने वाले शख्स जो हैं, अरबों रुपए पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले जो है वो जुर्म ही ना हो। तो ऐसे हालात में आप किससे तवक्को करेंगे कि रियासत को की नुमाइंदगी करने वाले लोग जो हैं वो किस तरह गैर जानबदार होंगे? बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो रियासत में एक तो इदारे अदालतों में इंसाफ का मामला है हमेशा, वहाँ तो फिर आईन और कानून का अब हमें नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आलिया हमजा मलिक साहबा एक और चीज़ भी है, यहाँ से तो खान साहब की शायद खल्लासी हो रही है इलेक्शन कमीशन रेफरेंस के हवाले से, FIA भी कर रही है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन है, वो वहाँ पर आपकी नाअहली, आपकी जमात और इमरान खान साहब वहाँ वो भरपूर तैयारी, क्योंकि उस पर तो वज़ीर कानून साहब ने कहा भी कि हम बड़ी भरपूर तैयारी कर चुके हैं इस मामले की, तो वहाँ तो फिर इलेक्शन कमीशन तो तैयार बैठा है किसी तरह से आपके खिलाफ रेफरेंस बन जाए और आपको नाअहल किया जाए पूरी जमात को, इमरान खान समेत। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तो आज तो सारा इन्होंने वैसे ही पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बैंकर बना दिया था। ये तो आज भी खान साहब के ऊपर फर्दे जुर्म जो है लगाने के ख्वाब देख रहे थे। ये बिल्कुल ख्वाब ही देखते रहेंगे खान साहब को नाअहल करने के, उनको अदालतों के चक्कर लगवाने के। लेकिन मसला ये है ही नहीं। मसला ये है कि जिस चीज़ के ऊपर इतना तूफान हमने खड़ा किया था, खान साहब ने पहली दफ़ा भी माफ़ी मांगी थी, ठीक है, अदालत ने कहा, उन्होंने दूसरी सबमिशन कराई, 2 अदालती माविनीन ने अदालत को रोका तौहीन अदालत लगाने से। उसके अलावा जो खान साहब उस दिन रोस्ट्रम पर भी आकर शायद उसी दिन माफ़ी मांग लेते और आज तक की नौबत ना आती। अब आप आ जाएं, हम चीज़ों को जो है ना, शायद हमें थोड़ी सी आदत है उनको ज़्यादा एग्जेजरेट करने की, या अपनी विशेस को हम खबर बनाकर पेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तोशा खाना के अंदर जितने केस के अंदर जो चीज़ें सबमिट कराई गई हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि पहले तो जो स्पीकर ने वहाँ पर रेफरेंस भिजवाया है, वो जो 62F1 का केस है वो स्पीकर के दायरे इख्तियार में, मतलब वो उसका भिजवा ही नहीं सकता क्योंकि उसके साथ किसी कोर्ट ऑफ लॉ की जजमेंट होनी चाहिए। तो खान साहब के लिए तो जो कोर्ट ऑफ लॉ की जजमेंट है वो ये है कि खान साहब इज़ अ डिक्लेयर्ड सादिक एंड अमीन, अब वो तो वहाँ जमा नहीं करा सकते थे। उसके अलावा जो दूसरी बात थी, खान साहब ने अपनी एक रसीदें जमा करा दी, और यहाँ पर क्या हालात हैं आप ये देख लें कि रसीदें जमा करा के इनकम टैक्स, यानी जो उनका मुनाफा आया उस पर टैक्स रिटर्न्स की रसीदें भी जमा करा दी। एक टैक्स रिटर्न का मसला था जो FBR का केस चाहता है। अब अगर इलेक्शन कमीशन एज यूजुअल अपनी बायसनेस का मुजाहरा करेगा तो और इनके ख्वाहिशात के मुताबिक अगर कोई फैसला देना चाहेगा, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि अदालतें उड़ा के रख देंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट नहीं है, वो ऐसे कोई फैसले नहीं दे सकती। और जिस चीज़ के ऊपर वो फैसला दे रही है बेसिकली वो आइन और कानून के लिहाज से जो रेफरेंस आया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये ख्वाहिशात रखते रहें, इनकी ख्वाहिशें थी खान साहब को अदालतों के फेरे लगवाना, लेकिन सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि जो असल मुजरिम हैं, जो असल मुल्क को लूटने वाले हैं, वो इक़्तिदार में बैठे हैं, और जो अवाम की आज़ादी की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है वो इस वक्त अदालतों के धक्केकार है। देखें यहाँ पर अभी बार बार ये जो हम देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो अपनी खबरें ये चल रही हैं, मैं 2 कंपैरिजन ज़रूर यहाँ पर रखना चाहूँगी कि इमरान खान तो लाडला है, ज़रा लाडला की ना कंपैरिजन हो जाना चाहिए। जब खान साहब का पहला केस आया, खान साहब से लंदन अपार्टमेंट की मनी ट्रेल मांगी गई, तो 4 मरहलों पर खान साहब ने वो जमा कराई, और तब खान साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, यानी कैसे ख़रीदा,
खान साहब ने वापस कर्ज कैसे अदा किया, खान साहब ने अपना लंदन का फ्लैट कैसे बेचा और खान साहब ने जो है उस फ्लैट को खरीदा किन पैसों से था। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि शरीफ खानदान 2006 में कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, मनी ट्रेल का एक पर्चा उनके पास नहीं है, एक रसीद उन्होंने नहीं दी, टीवी के उनके बयानात क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ क्या है, नेशनल असेंबली में मौक़िफ़ क्या था, ट्रायल कोर्ट में मौक़िफ़ क्या है, और उसी पे हम अब ये सुन रहे हैं कि ये जो सारा है मरियम नवाज को उस पर क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। जबकि ब्रिटिश वर्जन आयरलैंड के अटॉर्नी जनरल का लेटर है कि शी इज़ द बेनिफिशियल ऑनर। तो ये मैं कंपेयर करना चाहती हूँ। लाडला ये होता है कि जिस पे फर्द जुर्म आयद करने की बजाय उसको वजीर आजम बना दिया जाए, यहाँ से सीधा जिनको अदालतें ना अहल कर रही हूँ बीमारी के बहाने लंदन भिजवा दिया जाए। वो लाडला का इधर और इधर दोनों जानिब जो है वो चीज़ें चले। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे फिर कुछ मजीद गुफ्तगू होगी। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये खबर भी आज थी सुप्रीम कोर्ट में, खबर क्या आज समाअत के दौरान वापसी के लिए कहा कि वापस आना चाहिए पीटीआई को, एक मशवरे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। एक जानिब हकीकी आज़ादी की तहरीक, दूसरी जानिब वापसी के मामलात को हो सकती है वापसी, आपकी नज़र में आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए खान साहब, मेरा ख्याल है अब अपने फ़ैसले की उस सतह पर पहुंच गए हैं कि जहां वो शायद एक ज़िद की सूरत इख्तियार कर गया है, और अब अगर वो वापस होंगे तो वो जानते हैं कि लोग कहेंगे कि आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते। अगर ये बर वक्त फ़ैसला कर लेते वापसी का तो इनके लिए आसान होता। जहाँ तक असम्बली का ताल्लुक है तो असम्बली को तो ये गैर आइनी नहीं कह सकते पीटीआई वाले। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इसी असम्बली से प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने इसी असम्बली से 2018 में हुकूमत बनाई थी, तो वो इस असम्बली को तो गैर आइनी नहीं कह सकते। वो हुकूमत को गैर आइनी कहें, वो गैर कानूनी कहें, वो इम्पोर्टेड कहें, जो भी वटेवर वो कहना चाहें कहें, लेकिन असम्बली तो आइनी है। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन बाकी जमातें नहीं मानती, कम से कम इमरान खान तो उस इलेक्शन को मानते हैं। वो उसी इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको नहीं बाहर, उनको पहले ही ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि हम ये छोड़ के बाहर जा रहे हैं। देखें, ये 5.5 महीने में जो कानून साजी हुई, जैसे नैब के ऊपर इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई गैर जमहूरी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई है, और वो 50 रेफरेंसेस आप देख लें, उठा के वापस नैब को भिजवा दिए अदालतों ने कि ये अब हमारे डोमेन से बाहर निकल गए। यहाँ पे अगर इमरान खान की बुलंदो बाला आवाज खड़ी होती कौमी असम्बली में, इनके 123-124 लोग वहां बैठे होते, कम अज कम जिसे कहते हैं कि तारीख के सही सब पे तो खड़े होते आज ये। भले हुकूमत अपनी सिंपल मेजॉरिटी से वो तरमीम कर लेती या कानून बना लेती, लेकिन कम से कम पीटीआई की एक आवाज़, गरजदार आवाज़ तो असम्बली में होती। लेकिन इन्होंने तो जो ऑपोजिशन आज है इस वक्त राजा रियाज की सूरत में, वो तो पपेट ऑपोजिशन है, उसको आप ऑपोजिशन तो नहीं कह सकते। वो तो हुकूमत ही का एक हिस्सा है जिसको उन्होंने उठा के ऑपोजिशन का बोर्ड लगा के लिख के उसको एक साइड में बिठा दिया कि ये ऑपोजिशन है, ये हिज़्ब इख्तलाफ है। असल हिज़्ब इख्तलाफ तो इमरान खान था, लेकिन वो छोड़ के बाहर आ गए। यही स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, ये सारा कुछ असेंबली में बैठ के भी हो सकता था। बाद ऐसे फैसले हैं जो हमें समझ नहीं आती कि लॉजिकली उसकी क्या जरूरत पेश आ सकती है या उसको कैसे पीटीआई डिफेंड करती है। लेकिन ये अमीर अब्बास जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो फिर उस हुकूमत को तस्लीम करने वाला मामला होता है, उस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा ना पीटीआई की जानिब से। नहीं देखें, मुदस्सर, हुकूमत को तस्लीम करना के लिए जरूरी तो नहीं कि आपको असेंबली से बाहर होना चाहिए। जो ऑपोजिशन, देखिए जो ऑपोजिशन थी 25 जुलाई के बाद, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना, एएनपी, ये सारे ऑपोजिशन में थे, ये असेंबलियों में बैठते थे, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, मैं राजा साहब की जानिब जाऊंगा, उससे पहले मैं आलिया साहबा से इस पे कमेंट ले लूँ क्विकली। अगर आलिया साहब, वापसी का कोई इरादा नहीं है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है, तो वापस तो नहीं जाना पीटीआई ने, अवाम में ही रहना है? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, जो 2
दो चीज़ें जिस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगी। बड़े मतलब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, बड़ी वेरी रिस्पेक्टफुली बसद एहतराम में उन्होंने आज का स्पीकर का अपना तरीका कार है हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, तो मैं उनसे और पूरी मतलब अपनी जो है अदलिया से बड़े ही रिस्पेक्टफुली काश के आपने जो है ना आपकी अदालत ने कासिम सूरी के काम में मुदाखलत ना की होती, क्योंकि वो जो मुदाखलत थी ना उसने पूरी रियासत, पूरी हुकूमत, मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की मईशत का नक्शा बदल दिया था। तो तब भी पार्लिमान बेतौकीर ना होता। जो अब हम उसके पार्लिमान के अंदर इंटरफेरेंस की बात करें तो पहली तो चीज़ ये है कि हम उस चीज़ को रिवर्स कर ही नहीं सकते जिसके नतीजे के अंदर ये सारा कुछ आया, जिसके नतीजे के अंदर मतलब हम अभी तक आलिया साहबा इन्हीं चीफ जस्टिस ने दोस्त मजारी के अंदर भी मुदाखलत की थी। मैं एक सेकेंड देखिए, मैं बता रही हूँ, हम यही तो बात होती है ना। यहाँ पर रजा रब्बानी जो है वो खून के आंसू रो रहे थे जब यहाँ पर अदालतों ने फैसला किया था कि जी फौजी अदालतें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो तब उन्होंने कहा जी पार्लियामान की बेतौकीरी हो रही है और इस तरह हो रहा है। उसके बाद वही पार्टियाँ एक इसी के ऊपर भंगड़े डाल रही थी। ये सिलेक्टिव चीज़ें हैं, या आप ये समझ लें पार्लियामान सुपर है और उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, एक्स हो वाई हो, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये है कि लेकिन मैं उस एक मुदाखलत की सिर्फ एक मिनट लास्ट बात करूं, मैं उस एक मुदाखलत की बात कर रही हूं जिसकी कीमत अवाम को, पाकिस्तान को पे करनी पड़ी। अब आ जाए आप इस चीज़ के ऊपर। देखिए मेरी एक बात सुने, हम इस्तीफे देकर बाहर निकल आए थे और हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि प्लीज़ जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अनाउंस करें, अवाम का फैसला होने दें। इस तरह से बंद कमरों में बैठ के 22 करोड़ के अवाम का फैसला ना करें। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि 123 इलेक्शन की बजाय जनरल इलेक्शन की तरफ जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सही। अच्छा राजा साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ मामला कि ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि स्पीकर के मामलात हैं वहाँ पे होना चाहिए, तो जो उसको कंपेयर किया जा रहा है कि उस वक्त और इस वक्त में स्पीकर के इख्तियारात की दोनों चीज़ें अलग हैं, मुख्तलिफ हैं या एक है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ने डिसीजन लिया कि वो असेंबली में नहीं बैठेंगे और रिजिग्नेशन देंगे तो ये एक सियासी फैसला है और किसी भी सियासी फैसले का हक है किसी भी सियासी पार्टी को। और मैं समझता हूँ अदालतें किसी सियासी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती कि जी उनका बैठना चाहिए था या नहीं बैठना चाहिए था। इट्स अ प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन जो कि उनके नैरेटिव पे मबनी था कि उनका नैरेटिव ये था कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज है, ये जो है आइन के आर्टिकल 5 जो कासिम सूरी ने अप्लाई किया था उनका ये पॉलिटिकल नैरेटिव था कि जनाब ये गलत है, इसमें बैरूनी साजिश। तो चले अभी तक लोग इसी में कंफ्यूज हैं, लेकिन मुदाखलत तो तमाम लोगों ने मान ली। इस मुल्क की सबसे बड़ी जो डिफेंस की हमारी जो सिक्योरिटी की कमेटी है उसने मान ली। तो ऐसी सूरत हाल में वो तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये इकदाम गैर आईनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि अगर वो इकदाम गैर आईनी था, ऑल्दो के जी आर्टिकल 69 कहता है कि जी अफेयर्स ऑफ द असेंबली उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती, तो फिर ये देखना है कि आइन के टच स्टोन पे जो इस वक्त असेंबली कर रही है या जो इन्होंने इस्तीफे दे दिए है, क्या स्पीकर का ये इकदाम सही है कि इस्तीफे आ चुके हैं, वो उन्हें कबूल नहीं कर रहे। और फिर एक स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कि वो रेफरेंस भिजवा सकता है, लेकिन अगर किसी पार्लियामेंटेरियन ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है तो वो स्पीकर किस मुंह से उसका रेफरेंस भिजवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंडर रेजिग्नेशन है, वो रिजाइन तो कबूल कर नहीं रहा और रेफरेंस भिजवा रहा है। तो ये वो चीजें हैं कि जो इस मुल्क में, इसका मतलब सियासी तौर पर वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आईनी हैं उसको भी इस्तेमाल अब हो रहा है। आर्टिकल 69 जो आरिफ चौहद साहब, मैं आरिफ चौहद साहब यहाँ पे
69 जो है वो कह रहे हैं जी स्पीकर का इस्तेहकाक जो है वो मजरू होगा कि वो मरहलावार अगर तकसीम कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की गई, तो फिर तो स्पीकर जो चाहे फिर वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकते हैं टैकल इन चीज़ों को जो इस्तीफ़ों की सूरत में। मेरा ख्याल ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक तो हो सकता है, फैसला नहीं ऐसा होता। सही। उसकी वजह यह है कि स्पीकर का इख्तियार जो है वो लामहदूद नहीं है, ये ख़ास तौर पर किसी शख्स का, ये बल्कि सुप्रीम एक तो अंदरूनी कार्रवाई होती है ना, ये अंदरूनी कार्रवाई नहीं है, ये एक शख्स का राइट है कि क्या वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो मुंतखब नुमाइंदा है, क्या वो ऐवान के अंदर रहना चाहता है नहीं या नहीं रहना चाहता। अगर वो इस्तीफ़ा देता है तो स्पीकर के पास अपनी मर्जी से कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो उसका इस्तीफ़ा मंजूर ना करे या उस इस्तीफे के साथ खेलना शुरू कर दे कि जनाब इसको मैं इतने इस्तीफे आप मंजूर करता हूँ और इतने, और वो भी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के साथ, मैलाफाइडी इंटेंशन के साथ। मकसद सिर्फ ये है कि वो क्योंकि उस निज़ाम का हिस्सा है जो निज़ाम गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे मुसल्लत किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की है कि जो एक शख्स करना ही नहीं चाह रहा उसको सिर्फ खुद रोका जाए, उसका इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए, तो ये भी एक चीज़। अच्छा आलिया साहब कुछ आप ऐड करना चाह रही, मुझे ब्रेक लेना है जी। मैं सिर्फ एक लाइन में ये बता देती हूँ, 63A की जो हम बात करते हैं और दोस्त मजारी साहब के केस की जो हम बात कर रहे थे, तो मैं इसमें भी बसद एहतराम कह दूं कि काश के अदालत 63A की डेफिनेशन जो है या उसकी जो तशरीह है वो अगर कुछ पहले कर देती तो हमारे जो 25 अरकान मुनहरिफ होकर इत्तेहादियों को दिखाए गए थे तो ये सारा कुछ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता ही ना, और ये सारा ये जो रिजीम चेंज और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, यही मैं कहती हूँ कुछ फैसले टाइमली होने चाहिए थे। यानी जिस तरह रात को अदालतें खुल गई तो काश 63A की डेफिनेशन और उसकी तशरीह पहले हो जाती तो 9 अप्रैल का सानिया ही ना होता, और फिर उसके बाद ये जो रूलिंग थी, रूलिंग पे साइफर को अगर देख लिया जाता तो शायद ये पूरी ये जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसका जो नाम है और जिसमें हम अमेरिकी साजिश और बाकी चीजें आती हैं, ये सब चीजें ना होती। मैं बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक साहब, आपका भी अमीर अब्बास साहब, राजा आमिर अब्बास साहब और आरिफ चौधरी साहब, आप शुक्रिया अदा करते हैं। और अब देखना ये कि मामला आगे किस जानिब बढ़ता है। लेकिन एक और चीज़ है जो आज बड़ी खबर है, वो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच। पहले मैच में पाकिस्तान जो है वो बैटिंग में मिडल ऑर्डर ख़ास तौर पर बुरी तरह फ्लॉप रहा, और लेकिन बॉलिंग ने अच्छा है कमबैक किया कि पाकिस्तान आखिरी ओवर तक मैच को ले जाने में कामयाब रहा। आज मैच को किस तरह से देख रहे हैं, इस वक्त मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब आपके वक्त का। बेग साहब, आज कमबैक करती हुई पाकिस्तान की टीम नज़र आ रही है आपको, या फिर वो हमारे पास मिडल ऑर्डर का ही मसला आज भी रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को कमबैक करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत और मुतवाज़िन है, क्योंकि इंग्लिश टीम के कप्तान जॉर्ज बटलर भी मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। फिर उनके 3 टॉप के क्रिकेटर्स टीम के साथ नहीं आए हैं, बेन स्टोक्स, लाइम लिविंगस्टन और उसके अलावा क्रिस जॉर्डन, जबकि उनके जॉनी बेस्टो तो बिल्कुल ही आउट हो गए, वो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं है। उसके बावजूद उस टीम ने कल पाकिस्तान को परसों जो हराया 6 विकेटों से, पाकिस्तान के लिए ये आई ओपनर है। पाकिस्तान को नेशन में तब्दीली करना चाहिए, लेकिन बाबर आजम और रिजवान दोनों में से कोई भी ओपनिंग स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि टीम में शान मसूद को रखा गया है और शान मसूद के साथ जो ज्यादती की गई उसे चौथे नंबर पर भेजा। हैदर अली जो माजी में चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग करता रहा है, उसे 1 डाउन पोजीशन पर भेजा। लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है। रिमेंबर द नेम आसिफ अली, जिन्होंने 25 रन बनाए थे, आपको याद होगा 4 छक्के लगाए थे अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में, वो मुकम्मल तौर से नाकाम है। उनको कल नहीं खिलाओ के मैच में, अब आज उनको खिलाते हैं। खुशदिल शाह मुकम्मल तौर से नाकाम है। इफ्तिखार अहमद 20-25 रन करते हैं लेकिन टीम का स्कोर आगे नहीं बढ़ाते। तो मेरे ख्याल में ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। जिन विकेटों पर मुदस्सिर हम खेल रहे हैं ये स्लो विकेट्स हैं। जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहाँ विकेट्स भी बहुत तेज होंगी और वहाँ की बाउंड्री भी लंबी होगी, तो पाकिस्तानी जो छक्का लगाते हैं मिड विकेट की जानिब, वहाँ उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान को कमबैक करना चाहिए। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमने पिछले मैच में देखा कि जब ओपनर मौजूद थे तो स्ट्राइक रेट और एवरेज बेहतर थी, और उसके बाद फिर जब बाबर आउट हुए, रिजवान उस वक्त तेज खेलना शुरू हुए,
लेकिन दूसरे एंड पे क्या वजूहत थी? प्रेशर है, शान मसूद हो, हैदर अली हो, कि दोनों को मौका मिला, दोनों वो कलर नहीं था जो हम PSL के अंदर उनको देखा, शान मसूद खास तौर पर। देखें, शान मसूद ने मुदस्सिर रन्स के अंबार लगाए, डर भी शायद से, और एक खिलाड़ी जो कि टीम के साथ क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह ट्रैवल करता रहे, उसके लिए मीडिया ने बड़ा शोर मचाया, आपने उसको रखा, आपने उसको चौथे नंबर पर भेजा। पहले मैच से तो आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो रन्स के अंबार लगाएगा। 10 ओवर में 87 रन थे पाकिस्तान के। बाकी बैट्समैनों ने क्या किया? जो आखिरी पाकिस्तानी इनिंग्स के जो 10 ओवर थे उनमें 71 रन बने। तो आप अंदाजा लगाएं, आखिरी ओवर्स में तो रन रेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ एज अ कोच, बैटिंग कोच अटैच हैं, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि टीम जो है वो बाबर और रिजवान की मर्जी से मुंतखब हो रही है। अब देखते हैं कि जो 2 नए लड़के आपने रखे हैं, एक लेग स्पिनर इब्रार अहमद और एक मीडियम फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आमिर जमाल, उनको क्या खुश करने के लिए रखा है, या आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वर्ल्ड कप के लिए अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। सही। तो बॉलिंग के हवाले से जो आपने देखा है कि एक तो खैर बहरहाल खासा एक मामला रहा कि बॉलिंग की शाहीन शाह के बाद वो अटैक नसीम शाह को बेहतर बॉल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कहीं इधर उधर होता है। बॉलिंग लाइनअप बेहतर थी कि पाकिस्तान ने खासा 20वें ओवर तक रिस्ट्रिक्ट रखा है इंग्लैंड को? देखें, इंग्लैंड मुदस्सर फियरलेस क्रिकेट खेलता है, वो पावर प्ले का हमसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, उनकी विकेटें गिर रही हो, उन्हें परवाह नहीं होती, और जिस तरीके से वो मार लगा रहे थे एलेक्स हेल्स। खास बात यह, मुदस्सर इस टीम के 11 क्रिकेटर ऐसे हैं जो माजी में पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा ले चुके हैं, जिन्हें पाकिस्तानी विकेटों का अंदाजा है। एलेक्स हेल्स काफी अरसे से आ रहे हैं, लेकिन हमारी बॉलिंग जो थी, खासतौर पर नसीम शाह भारत के खिलाफ बॉलिंग करके हीरो तो बन गए और 2 छक्के अफगानिस्तान के खिलाफ लगा दिए, लेकिन उनकी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं आई। उन्होंने 4 ओवर में 41 रन दिए। फिर शाहनवाज दहानी को कभी खिलाते कभी नहीं खिलाते, वो भी महंगा साबित हुआ। सिर्फ एक बॉलर आपका ऐसा था, हारिस रऊफ, जिसने 4 ओवर में 24 रन दिए, और दूसरा बॉलर आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज था कि जिसने अच्छी बॉलिंग की। बाकी दहानी भी महंगे साबित हुए, उस्मान खादिर को अगरचे खिलाया गया लेकिन वो भी महंगे साबित हुए। तो पाकिस्तान के लिए पहले तो एक लम्हे फिक्रिया था, एक जो दर्द सर था, वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी। अब आपकी बॉलिंग भी आपके लिए मुश्किल डाल रही है कि अगर इंग्लैंड के नातजुर्बाकार खिलाड़ी आपकी बॉलिंग के खिलाफ इस तरह जारहाना अंदाज, फिर वर्ल्ड कप में क्या हो। बिल्कुल। तो उसकी क्या आप वजूहत देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर स्पीड बहुत आ रही है? हमने पीछे भी देखा जब दुबई में, शारजा में हसनैन और नसीम की स्पीड निकल रही है, लेकिन लाइन और लेंथ दोनों में हम शायद उस तरह काम नहीं कर पा रहे। तो कोचेस के लिए भी कुछ ये मुश्किल हो रही है कि उनकी लाइन और लेंथ काबू नहीं हो रही है, स्पीड पे ज़्यादा वर्क हो रहा है। बिल्कुल, आपने खुद जवाब दे दिया कि लाइन और लेंथ, अगर स्पीड पे ही सारी दुनिया चली जाए तो फिर स्पीड के अलावा लाइन और लेंथ भी होती है। इरेटिक होंगे। नसीम शाह ने पहले ही ओवर में 14 रन दे दिए, जब इंग्लैंड जो था वो टारगेट 159 रन का चेस करने गया। तो आप अंदाजा लगाए ना कि हमारी लाइन और लेंथ सही नहीं हो रही। और हमने ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर है शॉन टेट, उनको पाकिस्तान का बॉलिंग कोच रखा है। उमर रशीद को बॉलिंग कोच का असिस्टेंट बनाकर भेजा गया था, अब उन्हें भेजने की तैयारी हो रही है शाहीन शाह के रिहैबिलिटेशन के लिए लंदन। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और शाहीन शाह अफरीदी का वर्ल्ड कप में होना बहुत जरूरी है। अभी तक उन्होंने कोई क्रिकेट जुलाई से नहीं खेली, वो रिहैब कर रहे हैं, फिट होकर आते हैं। क्या कोई मैच प्रैक्टिस होगी, नहीं होगी? वो पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसाइल तो हैं। अब देखना ये है कि टीम मैनेजमेंट इन मसाइल पर किस तरह से काबू पाती है। आज सपोर्ट स्टाफ के एक मेंबर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, पीसीबी की जानिब से प्रेस लिख आया, तो टीम के साथ नहीं आएंगे तो फिर मैच। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान एक तवील T20 की सीरीज़ है और उसमें आज दूसरा मैच है। उम्मीद और तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान आज टॉस और फिर बैटिंग और बॉलिंग में दोनों जगह बेहतर परफॉर्म करे। जो गलतियां पिछले मैच में हुई हैं उनको ना दोहराया जाए और जो नए खिलाड़ी शामिल हुए जिससे तवक्को भी की जा रही है उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही बेहतरीन नज़र आए। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं इमरान रियाज खान।
अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।